रमेश की ईमानदारी। सूरज की पहली किरणें अभी बस क्षितिज से झांक रही थीं। गांव के कच्चे रास्तों पर हल्की हल्की ओस जमी थी और खेतों से आती मिट्टी की महक हवा में घुली थी। मुर्गा बांग दे चुका था और औरतें अपने आंगनों में झाड़ू लगा रही थीं। गांव का नाम था धनपुर, एक छोटा सा पर अपना एक अलग ही रंग ढंग रखने वाला गांव। इन्हीं घरों के बीच सबसे आखिरी छोर पर नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। वहीं रहता था रमेश। रमेश कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। बचपन में ही पिता का देहांत हो गया। माँ खेतों में मजदूरी करके किसी तरह उसे पाल पोस रही थीं। पढ़ाई बस 5वीं तक हुई, फिर जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। अब उम्र करीब 35 साल थी, लेकिन चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां और हाथों में मेहनत के निशान साफ दिखाई देते थे। उसका रोज का काम था, जो भी काम मिल जाए कर लेना। लेकिन एक चीज जो सबको मालूम थी, रमेश चाहे जितनी मुसीबत में हो, कभी झूठ नहीं बोलता और नहीं किसी का हक मारता। उस दिन भी सुबह सुबह रमेश अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा चाय पी रहा था। झोंपड़ी के पास ही नदी बहती थी, जिसकी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। तभी गांव के पंडित जी, जो मंदिर की देखरेख करते थे, उसके पास आए। रमेश, एक जरूरी काम है, पंडित जी ने कहा। रमेश ने तुरंत हाथ जोड़कर नमस्ते की। जी पंडित जी, बताइए। पंडित जी ने बताया कि गांव के मंदिर की छत टूट रही है और गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया है। उन्होंने चाहा कि रमेश ये रकम लेने जाए और सही सलामत लाकर दे, क्योंकि रमेश पर सबको भरोसा था। रमेश ने तुरंत हामी भर दी। वो जानता था कि ये कोई छोटा काम नहीं है। मंदिर के पैसे संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पंडित जी ने उसे एक कपड़े का थैला दिया और कहा कि दोपहर तक कस्बे से पैसे लेकर आना। लेकिन रमेश की किस्मत उस दिन कुछ और ही लिखने वाली थी। जब वो कस्बे से वापस लौट रहा था, थैले में करीब 15,000 रुपए थे, चंदे का पैसा। गांव से कुछ दूर ही था कि अचानक एक गांव का लड़का हाँफते हुए उसके पास आया। रमेश भैया, जल्दी चलो, भाभी जी ने भेजा है, आपकी छोटी बिटिया की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत दवा लानी होगी, वरना लड़के की आवाज कांप रही थी। रमेश का दिल धक से रह गया। बिटिया, जो अभी सिर्फ 7 साल की थी, जन्म से ही कमजोर थी। उसका बुखार अक्सर तेज हो जाता था, लेकिन इस बार शायद हालात गंभीर थे। रमेश दौड़ते हुए अपनी झोंपड़ी की ओर भागा। वहां जाकर देखा, उसकी बेटी पलंग पर पड़ी है, माथा तप रहा है, सांस तेज चल रही है। उसकी पत्नी रो रही थी। डॉक्टर ने कहा है 2,000 रुपए की दवा अभी लानी होगी। रमेश की जेब में 1 रुपया भी नहीं था। घर में रखने लायक कुछ बिकाऊ चीज भी नहीं थी। उसकी नजर अपने थैले पर गई, जिसमें मंदिर के पैसे थे। बस एक बार हाथ डाल दे तो बेटी की जान बच सकती है, बाद में मजदूरी करके लौटा देगा। दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थैले में रखे नोट जैसे उसे पुकार रहे थे, ले ले रमेश, पहले बेटी को बचा, बाकी बाद में देख लेना। लेकिन अगले ही पल उसके भीतर से दूसरी आवाज आई, ये तेरे अपने पैसे नहीं हैं, ये भगवान के हैं, पूरे गांव के भरोसे के हैं। अगर तूने इन्हें छुआ तो तू खुद की नजरों में गिर जाएगा। पत्नी रोते हुए बोली, रमेश सोच मत, ये वक्त सोचने का नहीं है, हमारी बेटी मर जाएगी। उसके शब्दों में डर और लाचारी थी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी का गर्म माथा छुआ, फिर थैले को कसकर पकड़ा। नहीं, मैं ये पैसे नहीं छू सकता। पत्नी गुस्से से चीख पड़ी, तो देख लेना, अगर कुछ हो गया ना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। रमेश बाहर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि दवा के पैसे कहाँ से आएंगे। वो पूरे गांव में भागा, एक एक घर, एक एक दुकान पर। लेकिन दोपहर का वक्त था, ज्यादातर लोग खेतों में थे और जिनसे मिला उन्होंने कंधे उचकाकर मना कर दिया। पैसा नहीं मिला और वक्त भी निकलता जा रहा था। आखिरकार गांव के किनारे रहने वाले बुढ़े श्यामलाल से मिला, एक खड़ूस, कंजूस और ताने देने वाला बूढ़ा। श्यामलाल ने रमेश की हालत सुनी, फिर ठंडी हंसी हंसी, 2,000 रुपए दूं और वो भी तुझे? तू लौटा देगा? रमेश ने सिर झुका दिया। हाँ, मजदूरी करके, चाहे साल भर लगे, मैं चुका दूंगा। श्यामलाल ने आंखें तरेरी। मंदिर के पैसे तेरे पास है ना, ले ले। वैसे भी तेरे जैसे गरीबों के लिए भगवान ने पैसा क्या रखा है? रमेश ने उसकी आंखों में सीधा देखा। मैं गरीब जरूर हूं, पर बेईमान नहीं, चाहे बेटी की जान दांव पर क्यों न लग जाए। श्यामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अलमारी से 2,000 रुपए निकालकर फेंकते हुए कहा, जा और लौटा देना, ब्याज के साथ। रमेश ने कांपते हाथों से नोट उठाए और सीधा दवा की दुकान भागा। दवा लेकर घर लौटा, पत्नी को दी और बेटी को दवा पिलाई। रात का वक्त था। बेटी ज्योति का बुखार धीरे धीरे उतर रहा था। पत्नी ममता का चेहरा भी थोड़ा शांत हुआ, लेकिन आंखों में चिंता बाकी थी। रमेश ने थैले को अपने पास रखा और सोचा, कल सुबह होते ही ये पैसे मंदिर में पंडित जी को दूंगा और फिर श्यामलाल का कर्ज चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। कुछ दिन बाद गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई गई। बड़े बुजुर्गों, सरपंच और कई और लोग जमा हुए।
सरपंच ने सभी के सामने कहा, गांव में हमने कई बार चोरी चकारी, झगड़े और लालच देखा है, लेकिन रमेश ने हमें याद दिलाया है कि इंसानियत और ईमानदारी अभी जिंदा है। सभी ने तालियां बजाईं। सरपंच ने आगे कहा, हमने फैसला किया है, रमेश को गांव की समिति में रखा जाएगा और उसकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च गांव उठाएगा। अब रमेश का घर तंगहाल नहीं रहा। नई गाय से दूध का कारोबार चल निकला और शहर से आए सज्जन ने उसका खेत भी सुधरवा दिया। पत्नी के चेहरे पर अब चिंता की जगह मुस्कान थी और बेटी स्कूल में अच्छे अंक लाने लगी। पर सबसे बड़ी बात, गांव के बच्चे अब रमेश को एक आदर्श मानने लगे। जब भी स्कूल में ईमानदारी पर निबंध लिखने को मिलता, बच्चे कहते, हम रमेश चाचा की कहानी लिखेंगे। धीरे धीरे रमेश का नाम सिर्फ गांव में नहीं बल्कि आसपास के कस्बों में भी फैल गया। पत्रकार उसके इंटरव्यू लेने आने लगे और लोग गांव को ईमानदारी का गांव कहने लगे। सरपंच ने गांव के बोर्ड पर लिखवा दिया, स्वागत है उस गांव में जहां रमेश जैसे लोग रहते हैं।